हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 8 से 10 दिनों में जारी हो सकता है जेपीएससी का परिणाम। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का परिणाम जल्द ही जारी हो सकता है। अभ्यर्थी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 8 से 10 दिनों के भीतर जेपीएससी द्वारा परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि जेपीएससी परीक्षा के परिणाम में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलनरत है। शुक्रवार को इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी का एक प्रतिनिधिमंडल डुमरी के विधायक जयराम महतो के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला। राज्यपाल से भी इस मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों को सकारात्मक आश्वासन प्राप्त हुआ है। अभ्यर्थी ने बताया कि शनिवार को उन्हें दोबारा राजभवन बुलाया गया, जहां राज्यपाल ने स्वयं जेपीएससी अध्यक्ष से बात की। बातचीत के बाद यह जानकारी दी गई कि आयोग अगले 8 से 10 दिनों के भीतर परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थी के लिए यह खबर राहत की उम्मीद लेकर आई है। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि यदि तय समय सीमा में परिणाम जारी नहीं किया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। राजभवन पहुंचा कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह का मामला। भाजपा शिष्टमंडल ने किया लिखित शिकायत। बोकारो से कांग्रेस विधायक के पास कथित तौर पर एक से अधिक पैन कार्ड और वोटर आईडी पाए जाने के बाद विवाद तूल पकड़ता जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला। शनिवार 17 मई को राजभवन पहुंचे बीजेपी नेताओं में सांसद आदित्य साहू, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, रांची विधायक सीपी सिंह और बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण शामिल थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को भाजपा नेताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच कराकर समुचित कार्रवाई करने की मांग की। राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा विधायक सीपी सिंह ने इससे गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि दो पैन कार्ड और विधायक श्वेता सिंह के नाम से 4 मतदाता पहचान पत्र मिलना बेहद ही चिंता की बात है। विधायक ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग को भी विधायक श्वेता सिंह ने धोखा में रखा है। चुनाव में श्वेता सिंह के द्वारा दाखिल एफिडेविट की भी जांच होनी चाहिए और मतदाता पहचान पत्र पाए गए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। बोकारो से पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि श्वेता सिंह के नाम से दो पैन कार्ड है, जिसमें एक पैन कार्ड में अपने पिता का नाम है और दूसरा में पति का नाम है। यही पैन कार्ड नंबर उन्होंने विधानसभा चुनाव 2024 के नामांकन फॉर्म में भरा है। उन्होंने कहा कि अब सवाल उठता है कि जब पहले से विधायक श्वेता सिंह के नाम पैन कार्ड था तो उन्होंने दूसरा पैन कार्ड क्यों और किन परिस्थितियों में बनवाया है, यह गहन जांच का विषय है। बिरंची नारायण ने कहा कि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। गिरिडीह में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, पेड़ के नीचे दबी 8 बाइक के साथ एक कार। गिरिडीह जिले के कई हिस्सों में शनिवार के दोपहर आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से पहले जोर की आंधी चली है। आंधी के कारण कई स्थानों पर पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। पचम्बा थाने के सामने आम का एक पेड़ गिरने से 8 बाइक के साथ एक कार उसके नीचे दब गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। शनिवार के दोपहर लगभग 3:15 बजे बारिश के साथ तेज हवा चलने लगी। बारिश से बचने के लिए कई लोगों ने अपनी बाइक आम के पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। उसी पेड़ के नीचे एक 4 पहिया वाहन भी खड़ी थी। बारिश के बीच अचानक आम का पेड़ गिर गया। इस घटना में 8 बाइक पेड़ के नीचे दब गई, जबकि 4 पहिया वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों का कहना है कि कार पर सवार लोग बाल बाल बचे। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसी तरह मुस्तफिल थाना इलाके के 3 कोनिया में कटहल और आम के पेड़ की डाल टूट कर गिरी है। रातू रोड कॉरिडोर पर एम्बुलेंस सेवा शुरू, अब जाम में फंसे बिना अस्पताल पहुंच रहे मरीज। राजधानी रांची में 291 करोड़ रुपए की लागत से बनी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर पांड्रा से राजभवन तक आम जनता के लिए तैयार हो गया है। इस कॉरिडोर पर एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गया है। अब मरीजों को जाम में फंसे बिना अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा। इंजीनियर सुमन दास ने जानकारी दी कि अब रातू की ओर से आने वाली एम्बुलेंस को सीधे कॉरिडोर के ऊपर से रिम्स अस्पताल भेजा जा रहा, क्योंकि कॉरिडोर के नीचे सड़क पर कार्य चल रहा। इससे मरीजों को समय पर इलाज मिल पा रहा।
रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है। इसमें 3 मुख्य स्थानों ओटीसी ग्राउंड, आईटीआई रोड और राजभवन के सामने रैंप बनाए गए हैं। इन रैंपों के माध्यम से लोग अब कुछ ही मिनटों में कचहरी, डीसी कार्यालय, विकास भवन, रांची विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंच सकते हैं। इंजीनियर सुमन दास ने बताया कि राजभवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस हिस्से पर बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं, जिससे फ्लाईओवर पर चलने वाली वाहनों की आवाज़ राजभवन परिसर में ना पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 मई को आएंगे रांची। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 मई को रांची आएंगे। वे 25 मई की दोपहर में जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जमशेदपुर अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आमंत्रण पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 मई की शाम 5 बजे जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रांची लौटेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि रांची में शाम 5 बजे स्वर्ण भूमि सभागार में लोकसभा अध्यक्ष का भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस नागरिक अभिनंदन में रांची शहर के सैकड़ों संस्थाओं और रांची शहर के गणमान्य लोग और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 25 मई को रांची में रात्रि विश्राम के बाद 26 मई को लोकसभा अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला पहली बार झारखंड आ रहे हैं। रांची में सामाजिक संगठनों द्वारा उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। रांची के कटरू में विशाल पेड़ का एक हिस्सा गिरा, रोड ब्लॉक। रांची में जोरदार आंधी के साथ बारिश हो रही। इसी बीच न्यू एजी कॉलोनी मंदिर मार्ग में एक विशाल पेड़ का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। पेड़ का हिस्सा बिजली के तार पर गिरा, जिससे तार भी जमीन पर आ गया। पेड़ गिरने की वजह से रोड ब्लॉक हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है। बिजली विभाग को सूचना दे दी गई। बता दें कि शनिवार को मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी। विभाग ने बताया था कि शनिवार को आंधी हवा के साथ पूरे राज्य में तेज बारिश की संभावना है। जेएसएससी सीजीएल केस के अनुसंधानकर्ता बदले। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा केस के अनुसंधान पदाधिकारी बदल गए हैं। सीआईडी में केस ट्रांसफर होने के बाद इसका अनुसंधान डीएसपी रविंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा था। अब केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी डीएसपी दिलीप खालको को दी गई है। जानकारी के मुताबिक केस के पहले अनुसंधान लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में उन्होंने केस का प्रभार सौंप दिया था, जिसके बाद नए अफसर को अब जांच की जिम्मेदारी दी गई है। 25 मई के पहले दर्ज होगी पूरक चार्जशीट। सीआईडी ने प्रारंभिक जांच पूरी होने पर केस में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अब इस मामले में 25 मई के पहले अन्य आरोपियों पर चार्जशीट दायर होनी है। जानकारी के मुताबिक पूरक चार्जशीट में मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी, असम राइफल के जवान राम निवास राय, उसके भाई निवास राय, आईआरबी के निलंबित जवान कृष्णा कुमार, कृष्णा स्नेही, रोबिन कुमार समेत अन्य पर चार्जशीट दायर की जाएगी। निर्धारित समय में नहीं हो सका निकाय चुनाव। राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति नहीं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया 4 महीने का समय 16 मई को पूरा हो गया। निर्धारित तिथि में राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी। इसी बीच 24 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय भी पूरा हो गया। 25 मार्च से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी खाली है। फिलहाल राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया ठप हो रही है। ट्रिपल टेस्ट पूरा, लेकिन तैयारियों पर लगा ब्रेक। राज्य के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया गया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रहने की वजह से चुनाव की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। आयोग द्वारा निकायों में मतदाता सूची के प्रकाशन, वार्डों और बूथों का गठन, इसकी की गई उपलब्धता जैसी चुनाव पूर्व तैयारी अधूरा रह गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के नहीं होने की वजह से जिलों में की गई तैयारियों की ना तो समीक्षा हो रही और ना ही कोई निर्देश दिया जा रहा। राज्य को उठाना पड़ रहा आर्थिक नुकसान। संविधान के 74वें संविधान में शहरी निकाय में चुनाव नहीं कराना
स्थानीय निकायों को कमजोर करना माना जा रहा। बावजूद राज्य के 13 नगर निकायों में वर्ष 2024 से इन चुनाव लंबित है। वहीं 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2023 के मार्च अप्रैल महीने में समाप्त हुआ था। उसके बाद से निकायों में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से राज्य सरकार को लगातार आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा। चुनाव में देरी के कारण वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिया जाने वाला अनुदान नहीं मिल पा रहा। सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन 26 मई को। सरना धर्म कोड को लेकर आगामी 26 मई को प्रदेश कांग्रेस राज्य व्यापी प्रदर्शन करेगी। जनगणना के फॉर्म में सरना कोड अंकित करने की मांग के साथ पार्टी नेता व कार्यकर्ता राजधानी में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश कांग्रेस केशव महतो कमलेश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि आदिवासी को धार्मिक पहचान देने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर संघर्ष करती रही है। आगामी जनगणना में 7वें कॉलम का उल्लेख करा आदिवासियों के अस्तित्व को धार्मिक पहचान दिलाने की लड़ाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के बाद दिन के 3 बजे से बिहार क्लब में पार्टी नेताओं की बैठक की जाएगी। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव के लिहाज से विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्षों व शहरी नगर निकायों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक शामिल होंगे। प्रदर्शन व बैठक दोनों में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू शामिल होंगे। रांची में डिलीवरी बॉय बन युवक ने मोबाइल दुकान में की चोरी, 55 लाख की संपत्ति उड़ा ले गया। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित पीपी कंपाउंड में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। आई मैजेस्टिक ट्रेडर्स नाम की दुकान से 20 लाख रुपए नगद और करीब 35 लाख रुपए का मोबाइल सामान चोरी हो गया है। कुल मिलाकर 55 लाख रुपए की चोरी हुई है। इस मामले में दुकान के मालिक राहुल कुमार शुक्ला ने चुटिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि 14 मई को उन्होंने मोबाइल का सामान ऑनलाइन बुक किया था, जिसकी डिलीवरी 15 मई को होनी थी। उसी दिन दोपहर करीब 1:30 बजे एक युवक डिलीवरी बॉय बनकर दुकान पहुंचा। घटना के समय दुकान में ग्राहक की भीड़ थी। युवक ने खुद को डिलीवरी बॉय बताया और इससे भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर काउंटर पर रखा हुआ एक बैग उठा लिया। उस बैग में 20 लाख रुपए कैश और 35 लाख रुपए का मोबाइल सामान था। इसके बाद वह युवक चुपचाप फरार हो गया। दुकान के मालिक राहुल शुक्ला ने बताया कि युवक के पास 3 मोबाइल नंबर थे जो पुलिस को दे दिया गया है। राहुल को पूरा विश्वास है कि वही युवक चोरी में शामिल है। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और रकम और सामान वापस दिलाने की मांग की है। चुटिया थाना प्रभारी जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को शिकायत मिली थी और केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही। रांची में रोजगार मेला का आयोजन, एमटेक से लेकर 8वीं पास तक को मिलेगी नौकरी। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आप 20 मई को चले आइए रांची के अवर प्रादेशिक नियोजनालय। यहां आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा आयोजित इस रोजगार मेला में एमटेक से लेकर 8वीं पास अभ्यर्थी के लिए भी विभिन्न पदों पर नौकरी मिलने की संभावना है। करीब 1600 पदों के लिए होने वाले इस बहाली में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर रूम अटेंडेंट तक बनने का मौका आपको मिल सकता है। राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आपको बस अपनी योग्यता से संबंधित सभी कागजात लेकर दिन के 10 बजे रांची के अवर प्रादेशिक नियोजनालय में उपस्थित हो जाना है। नियोजन पदाधिकारी राजेश कुमार के अनुसार जिन युवक युवतियों का नियोजनालय में निबंधन नहीं है वह भी मेला तिथि से पूर्व या मेला तिथि को अवर प्रादेशिक नियोजनालय अथवा झारखंड.gov.in में निबंध करते हुए रोजगार मेला में भाग ले सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार की नई शराब नीति व्यक्ति विशेष के लिए फिर होगा घोटाला, नहीं तो सरकार अपनाए एक व्यक्ति एक दुकान का फॉर्मूला। हेमंत सोरेन सरकार की नई शराब नीति पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर इसमें घोटाला होने की संभावना व्यक्त की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार के द्वारा यह तीसरी बार शराब नीति लाई गई है, जिसको देखने से लगता है कि पूर्व की तरह यह भी घोटाले की भेंट चढ़ेगा। उन्होंने नई शराब नीति में एक व्यक्ति या समूह को
एक जिले में अधिकतम 12 दुकान और 3 जिलों में 36 दुकान देने के प्रावधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे साफ लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है जो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राजस्व के साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि यह सब चीज़ नहीं की जाती है तो जनता का आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि यह मामला छोटा मोटा नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ है और यह मौका है कि सरकार राजस्व के साथ साथ इसके माध्यम से लोगों को रोजगार की मुहैया करा सकती है। एनआई रविंद्र गंजू से करेगी 4 दिनों तक पूछताछ। चतरा के टंडवा स्थित मगध व अमरपाली कोयला परियोजना की अवैध फंडिंग के मामले में हाल ही में गिरफ्तार टीएसपीसी के जोनल कमांडर रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण जी उर्फ नेताजी उर्फ राम विनायक भोक्ता से एनआई की टीम पुलिस रिमांड पर लेकर 4 दिनों तक पूछताछ करेगी। एनआई की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को एनआई की ओर से दायर पुलिस रिमांड के आवेदन पर सुनवाई पश्चात अनुमति प्रदान की है। एनआई ने 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड की मांग की थी। एनआई 19 से 23 मई तक पूछताछ करेगी। यह पूछताछ स्पेशल एनआई कांड संख्या 3/2018 मामले में की जाएगी। एनआई ने टंडवा थाने में 2016 में दर्ज प्राथमिकी को 2018 में टेक ओवर किया। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के छोटकी नागड़ गांव निवासी रविंद्र गंजू उर्फ मामले में बीते 5 मई से न्यायिक हिरासत में है। एनआई ने मामले में फरार दिखाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान एनआई की ओर से कहा गया था कि 2015 से 2017 के बीच लेवी के रूप में 1 करोड़ रुपए उगाही की थी। उन्होंने आगे कहा कि उक्त आरोपी से हिरासत में पूछताछ करना आवश्यक है ताकि दस्तावेजी पुष्टिकरण प्राप्त किया जा सके और उन सरकारी अधिकारियों की पहचान की जा सके जिन्होंने उन आपराधिक वारदातों में मदद की थी। साथ ही छिपे हुए हथियारों के भंडार को बरामद किया जा सके। पलामू में घर के बाहर सो रही महिला की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद की आशंका। पलामू जिले के छत्तरपुर थाना क्षेत्र के बाघा मार गांव के बोहला टोली में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने घर के बाहर सो रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला की पहचान 50 वर्षीय बिमला देवी के रूप में हुई है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बिमला देवी के पति हरि भुइयां ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। रात करीब 11 बजे अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि बिमला देवी के सिर से खून बह रहा था और मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। हरि भुइयां ने यह भी बताया कि उन्होंने 2 से 3 लोगों को भागते हुए देखा, लेकिन अंधेरा होने के कारण किसी को पहचान नहीं सके। मृतक के बेटे राकेश भुइयां ने बताया कि घटना के समय वह और उनका भाई परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। छोटा भाई घर में था लेकिन वह अंदर में सो रहा था। राकेश ने बताया कि गांव के कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। ऐसे में आशंका है कि उसी रंजिश में हत्या की गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में राज्य सरकार ने केंद्र को दोबारा भेजा जवाब। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में राज्य सरकार ने केंद्र को दोबारा जवाब भेजा है। उसमें राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल के बाद भी डीजीपी बनाए रखने पर केंद्र सरकार द्वारा की गई आपत्ति को जवाब दिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न नियमों और अन्य राज्यों की नीतियों को कोट करते हुए अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को जायज़ ठहराया है। यहाँ मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को रिटायर करने का आदेश दिया था। उसके बाद भी राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को रिटायर करने के बदले डीजीपी पद पर उनकी नियुक्ति को जायज़ ठहराते हुए जवाब भेज दिया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को राज्य सरकार को लिखे पत्र के साथ महालेखाकार कार्यालय को भी अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट की जानकारी दी थी। राज्य सरकार द्वारा दोबारा जवाब दिए जाने के बाद अब केंद्र सरकार के अगले कदम की प्रतीक्षा की जा रही। इस पूरे प्रशासनिक महकमे और आम जनता की भी नज़र है। कांग्रेस ने उठाई बोर्ड, निगम और आयोगों के खाली पदों को भरने की मांग। झामुमो ने कहा जल्द होगा फैसला। 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद से
लगातार दूसरी बार महागठबंधन की सरकार सत्ता में है। इसके बावजूद राज्य में कई बोर्ड, निगम और महत्वपूर्ण आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों का पद वर्षों से खाली पड़ा है। झारखंड राज्य महिला आयोग, झारखंड राज्य सूचना आयोग, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सहित कई बोर्ड, निगम और आयोग अपनी भूमिका इसलिए नहीं निभा पा रहे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने इन पदों को जल्द भरने की मांग को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। 2019 से 2024 तक की सरकार में झारखंड राज्य आवास बोर्ड, झारखंड राज्य कृषि विपणन पार्षद, झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग, झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के पद भरे गए हैं। हाल ही के दिनों में झारखंड राज्य बाल संरक्षक आयोग के अध्यक्ष या अन्य पदों पर मनोनयन तो हुआ है, लेकिन आधी आबादी के अधिकार के लिए गठित संवैधानिक संस्था राज्य महिला आयोग, सूचना आयोग जैसे कई आयोग और बोर्ड खाली रह गए हैं। अब झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के खाली पड़े आयोग, बोर्ड और निगमों के पद भरने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह शनिवार से वंदना दादेल 31 मई तक लंबी छुट्टी पर। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह शनिवार से लगभग एक सप्ताह की लंबी छुट्टी पर विदेश जा रहे हैं। हालांकि उनका आधिकारिक छुट्टी सोमवार से काउंट किया जाएगा। अजय कुमार सिंह यात्रा पर यूनाइटेड किंगडम जाएंगे। उनके छुट्टी पर रहने तक अपर मुख्य सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मस्तराम मीना स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार देखेंगे। इसी तरह कैबिनेट एवं कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल भी 31 मई से 10 दिनों की लंबी छुट्टी पर जा रही। वह भी विदेश यात्रा पर सिंगापुर व अन्य पड़ोसी देश जा रही है। दादेल लगभग 10 दिन की छुट्टी पर रहेंगी। उनके छुट्टी पर रहने तक वित्त सचिव प्रशांत कुमार कैबिनेट एवं गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार देखेंगे। कार्मिक ने प्रभार दिए जाने का प्रस्ताव बढ़ा दिया है। सीएम की स्वीकृति मिलते ही सोमवार को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अबुआ आवास योजना से मिला पक्का घर, रांची के 3,533 परिवारों ने किया गृह प्रवेश। अबुआ आवास योजना के तहत रांची में शनिवार को 3,533 परिवारों ने अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश किया। जिले के सभी 18 प्रखंडों में यह कार्यक्रम एक साथ आयोजित किया गया। नगड़ी प्रखंड के साहेर पंचायत में खुद उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री पहुंचे और लाभुक को घर की चाबी सौंपी। साहेर पंचायत के रहने वाले अजय नायक और उसकी पत्नी अपने नए घर को देखकर बेहद खुश नजर आए। अजय नायक ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें पक्का घर मिलेगा। पहले खपरेल के घर में रहते थे। सरकार आपके द्वार कैंप में फॉर्म भरा था। आज हमें अपना घर मिल गया है। इसके लिए सरकार का तहे दिल से धन्यवाद। अब तक जिले में 13,065 लाभुक को पहली किस्त, 11,724 को दूसरी और 8,468 को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। जिन लाभुक को सभी किस्तें मिल चुकी है उन्हें जल्द से जल्द घर निर्माण पूरा कर गृह प्रवेश करने के लिए कहा गया है। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली 2,500 रुपये की राशि स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अप्रैल 2025 तक इस योजना के तहत 3,051 महिलाओं को चूजे और 350 महिलाओं को बकरियां दी जा चुकी है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। झारखंड युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव को बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वार रूम की मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता कुमार गौरव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पार्टी ने कुमार गौरव को बिहार विधानसभा चुनाव के वार रूम का चेयरमैन नियुक्त किया है। कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस रिलीज कर इसकी जानकारी साझा की है। बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद कुमार गौरव को बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लिखा है, झारखंड प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष छोटे भाई कुमार गौरव को बिहार विधानसभा चुनाव के वार रूम का चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कुमार गौरव झारखंड कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हैं जो 2023 में झारखंड युवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और बाद में 2024 में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रदान किया गया। उनके नेतृत्व में आयोग ने राज्य के युवाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेरमो विधानसभा क्षेत्र के 5 बार के विधायक रहे हैं। कुमार गौरव ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और वर्तमान में प्रदेश महासचिव के रूप में सक्रिय है।
वर्चस्व को लेकर भाजपा के दो विधायक आमने सामने, समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 1600 मेगावाट एक्सटेंशन को लेकर प्लांट में निर्माण सामग्री आपूर्ति के नाम पर वर्चस्व की राजनीति तेज हो गई है। वर्चस्व को लेकर भाजपा के दो विधायक आमने सामने हैं। शुक्रवार की देर रात प्लांट के समीप फोरलेन चौक पर बालू आपूर्ति में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव और बरही विधायक मनोज कुमार यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए और समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई और लाठियां भी चली। घटना में बरही विधायक मनोज कुमार यादव की गाड़ी पर पथराव की सूचना है। हालांकि इस घटना को लेकर डीएसपी रतिभान सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम कल रात से ही प्लांट और आसपास के इलाके में भारी संख्या में मौजूद है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद। पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन कमेटी के बीच पलामू में भीषण मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से AK-47 के मैगजीन समेत कई सामग्री को बरामद किया है। इस मुठभेड़ में कई नक्सली की गोली लगने का अनुमान पुलिस लगा रही है। पुलिस पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि TSPC का 10 लाख का इनामी कमांडर शशिकांत के नेतृत्व में एक दस्ता किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसी सूचना के आलोक में पलामू के SP अभियान राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक सर्च अभियान शुरू किया गया। सर्च अभियान में पलामू पुलिस मनातू के होटवार जंगल में पहुंची। इसी क्रम में TSPC के नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। गुमला में गैस रिसाव से हादसा, दंपति गंभीर रूप से झुलसे। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह गैस रिसाव के कारण एक गंभीर हादसा हो गया जिसमें एक दंपति बुरी तरह झुलस गए। यह घटना दूरदुरिया गांव में हुई जहां 48 वर्षीय निवासी गौरी उरांव और उनके पति 58 वर्षीय रंथू उरांव की हालत चिंताजनक बताई रही। जानकारी के अनुसार सुबह के समय दंपति चाय बनाने के लिए रसोई में गए थे। आशंका जताई जा रही कि गैस सिलेंडर में रात से ही रिसाव हो रहा था। जैसे उन्होंने माचिस जलाई, रसोई में आग भड़क उठी और दोनों उसकी चपेट में आ गए। हादसे के वक्त घर में सिर्फ दंपति मौजूद थे जबकि उनके बच्चे बाहर गए हुए थे। आग लगते ही उनकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें बाहर निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल की डॉक्टर श्वेता कुमारी ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने की वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक, इन विषयों पर की गई चर्चा। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने समारालय सभागार में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक की। जानकारी के अनुसार बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान सरकार द्वारा लोगों के लिए चलाई जा रही अबुआ साथी सेवा और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर भी चर्चा की गई। डीसी ने जिला प्रशासन से आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर रहने की बात कही। बैठक में डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अबुआ साथी और अबुआ ग्रुप्स की मॉनिटरिंग से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान कराने के लिए निर्देश दिए गए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान के बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और लाभुक की आधार सीडिंग की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही समरालय और निगम क्षेत्र में साफ सफाई करने और लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा आम नागरिक के साथ संवेदनशील व्यवहार करने और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। टूट रहा रघुवर दास का बनवाया मोहरावादी का ऐतिहासिक मंच, अब टाइम्स स्क्वायर का क्या होगा। राजधानी रांची में ऐतिहासिक मोहरावादी मैदान में बना ऊंचा, बड़ा और आकर्षक मंच को सरकार जमींदोज करा रही। JCB लगाकर तोड़ने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। भवन निर्माण प्रमंडल द्वारा इस मंच को धराशायी कराया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेश और DC के निर्देश पर भवन निर्माण विभाग इस मंच को तोड़वा रहा है। मालूम हो कि 2019 में तत्कालीन रघुवर दास की सरकार के समय इस बड़े, ऊंचे और आकर्षक मंच का निर्माण कराया गया था। टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर पूरे मैदान में टीवी के 11 बड़े स्क्रीन भी लगाए गए थे। मंच तो टूट रहा, लेकिन टीवी स्क्रीन का क्या होगा।
अभी विभाग के संबंधित अधिकारी स्पष्ट नहीं कर रहे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के आदेश व डीसी साहब के निर्देश पर मंच को तोड़ने का काम प्रारंभ किया गया है। आगे क्या होगा इसके लिए अभी कोई निर्देश नहीं दिया गया है। जानकारी के अनुसार मंच को लेकर सरकार के शीर्ष स्तर पर कई तरह का असमंजस व भ्रम था। मंच के काफ़ी ऊंचा और चौड़ा होने के कतिपय परेशानियों पैदा हो रही थी। सबसे पहले तो मंच के कुछ आगे रहने के कारण वह मैदान का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमित कर रहा था। दलों द्वारा मंच के आगे अस्थायी मंच का निर्माण कराया जा रहा था। अब मंच के टूटने के बाद मोहराबादी मैदान में टहलने और घूमने वालों की प्रतिक्रिया क्या होगी, उनकी भावना क्या होगी, जल्द सामने आएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।